वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने एग्रीकल्चर के चैप्टर को शुरू किया था और उसमें हमने सब्सटेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के बीच के डिफरेंसेस को देखा। सब्सटेंस फार्मिंग में हमने प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को इन डिटेल किया, प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कशन रखा और क्रॉपिंग पैटर्न में खरीफ, रबी, जायद के बारे में और पैडी से अमन, ओस, बोरो को हमने इन डिटेल किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। आज के डिस्कशन में हमें मेजर क्रॉप्स को डिस्कस करना है। मेजर क्रॉप्स में हमें फूड क्रॉप्स, हमें कैश क्रॉप, फूड क्रॉप में भी सेरेल्स के बारे में, पल्सेस के बारे में, स्पाइसेस के बारे में, कैश क्रॉप में ऑयल सीड के बारे में, फाइबर क्रॉप्स के बारे में, प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में और अदर क्रॉप्स के बारे में डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कशन रखेंगे। लेकिन डिस्कशन में जाने के पहले हम लोग क्रॉप्स को कुछ सिस्टमेटिकली, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं ताकि हमारा एक बेहतर डिस्कशन पॉसिबल हो सके। तो क्रॉप्स को, जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा है बच्चे, कि क्रॉप्स को हम फर्स्टली दो मेजर पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक को बोलते हैं फूड क्रॉप्स और एक को बोलते हैं कैश क्रॉप। फूड क्रॉप का मतलब क्या है कि वैसे क्रॉप जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, इसे फूड क्रॉप कहते हैं। और कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है कि वैसे क्रॉप जिसको सेल आउट करने से हमें इमिडिएटली कैश की प्राप्ति होती है, या कुछ यूँ कहें कि हमें क्या होती है, फाइनेंशियल अर्निंग होती है। अब फूड क्रॉप्स को हम यहाँ पे फिर तीन भागों में क्या करते हैं, फर्दर सब डिवाइडेड करते हैं। एक को बोलते हैं सेरेल्स, खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब भी क्या होता है कि जिसे हम लोग खाते हैं, जिसको हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, सेरेल्स। उसके बाद है पल्सेस, जिसे हम लोग दाल कहते हैं, और स्पाइसेस, मसाले। सेरेल्स में भी दो कैटेगरी है। एक को बोलते हैं कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन का मतलब क्या होता है, जिसमें दाने या सीड जिसमें बड़े बड़े होते हैं, जैसे मेज़ की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा। फाइन ग्रेन की बात करें तो फाइन ग्रेन में स्पेशली दो सेरेल्स आते हैं, एक को बोलते हैं पैडी और राइस, और एक को बोलते हैं व्हीट। करेंगे अभी इसको। तो सेरेल्स में कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में ग्राम, तूर, मूंग। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में आता है कार्डमम एंड पीपर। अगली कैटेगरी की ओर जाएं तो यहाँ पे कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में हमने डिफरेंसेस को रखा है कि क्या कोर्स ग्रेन में और फाइन ग्रेन में क्या डिफरेंसेस है, आप इसको समझिए। कोर्स ग्रेन का मतलब अ ब्रॉड सब ग्रुप ऑफ सिवरल शॉर्ट ड्यूरेशन वार्म वेदर लाइक खरीफ क्रॉप सच एज सोरघम और ज्वार, बाजरा, मेज एटसेट्रा। दे आर यूज्ड इन फूड, फॉडर, फ्यूल, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड ऑल्सो फास्ट फूड प्रोडक्ट्स। तो कोर्स ग्रेन का या कोर्स सेरेल का मतलब क्या होता है कि जिसमें जनरली जो बड़े बड़े बीज वाले जनरली होते हैं, जैसे मेज़ की बात करें, ज्वार की बात करें, बाजरा, दे ऑल आर। और फाइन ग्रेन की बात करें, जो हमारे ईटिंग पैटर्न का या जो हमारे फूड डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या करता है, हमारा कवर करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैडी, जिसे हम लोग कहते हैं धान, और व्हीट। डिस्कशन में अगली कैटेगरी अगर देखें तो उसे हम लोग कहते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वैसे क्रॉप जिसको सेल आउट करने से हमें एक प्रकार की फाइनेंशियल अर्निंग होती है, उसे क्या कहते हैं, कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप को भी यहाँ पे कई भागों में डिवाइड किया जा रहा है, जैसे ऑयल सीड, जिससे हम लोग तेल वगैरह निकालते हैं, ग्राउंड नट की बात करें, मस्टर्ड, लिनसीड। फाइबर्स की बात करें, कॉटन, जूट, सिल्क। प्लांटेशन क्रॉप, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देखें, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं उसके। प्लांटेशन में टी, कॉफ़ी के बारे में, और अदर्स में टोबैको एंड शुगर ग्रेन के बारे में। अब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन मेजर क्रॉप्स को इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चे, इस चैप्टर से बहुत प्रकार के सवाल आते हैं। सबसे पहली बात, मेजर क्रॉप्स में आपको एक पर्टिकुलर कोई क्रॉप दे देगा, उस क्रॉप के कौन कौन से आइडियल जोग्राफिकल ग्रोइंग सीजन है उसके बारे में पूछा जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पे बन सकता है कि उस क्रॉप का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वहाँ से बन सकता है। और तीसरा सवाल यहाँ से बनता है कि उस क्रॉप का मेजर एरिया कौन कौन सा है, उसे लिखे भी, और कई बार मैप में आइडेंटिफाइंग और लोकेटिंग, जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग वो सवाल पूछा जाता है। तो मेजर क्रॉप को पढ़ते हुए या वीडियो देखते हुए तीन बातों पे आपको स्पेशली फोकस करना। फर्स्ट थिंग, उस क्रॉप की कैटेगरी क्या है, सेरेल्स में आता है, कैश क्रॉप में आता है। दूसरी बात, उसके क्या ग्रोइंग जोग्राफिकल आइडियल कंडीशंस हैं,
तीसरी बात उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन कौन से हैं, और चौथी बात मैप में आप कैसे उन एरियाज को लोकेट करेंगे जो उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमें दिखते हैं। तो मेजर क्रॉप्स में डिस्कशन को शुरू करते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप, नॉन फूड का मतलब क्या होता है, जो खाने में यूज जनरली नहीं होता है, आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। क्लास 9 में आपने इंडिया के फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ा। हमने वहाँ पे क्या बताया था कि रिलीफ, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, वैली अलग अलग जगह अलग अलग है, पहली बात। दूसरी बात क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। और सॉइल के बारे में क्या पढ़ा, पेरेंट रॉक अगर अलग है, रिलीफ फीचर अलग है, तो हर जगह सॉइल में भी वेरिएशन पाया। तो फिजिकल फीचर में वेरिएशन, क्लाइमेट में वेरिएशन, सॉइल पैटर्न में वेरिएशन के कारण अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार का क्रॉप्स सीजन दिखता है और क्रॉप्स का ग्रोइंग नेचर हमें दिखता है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर पैडी और राइस, व्हीट, मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब क्या होता है, जितने भी मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब को इकट्ठे क्या कहते हैं, मिलेट्स और मोटे अनाज। पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करते हैं पैडी और राइस के साथ। तो पैडी एक स्टेपल फूड क्रॉप है और इंडिया का सबसे बड़ा सेरेल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़े पैमाने पे एरिया वाइज देखें, प्रोडक्शन वाइज देखें, किस फूड क्रॉप्स की खेती की जाती है, आंसर इज पैडी और राइस। स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि राइस का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, चाइना, और सेकंड नंबर पे कौन कंट्री एग्जिस्ट करता है, इंडिया। नेक्स्ट वन, इट इज अ खरीफ क्रॉप। हमने प्रीवियस में बताया था कि ये खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। जहाँ पे बारिश ज़्यादा है वहाँ पे पैडी की खेती की जा रही है, लेकिन जहाँ पे बारिश का अमाउंट कम है वहाँ पे इरिगेशन के द्वारा, सिंचाई के द्वारा, आर्टिफिशियल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा हम वहाँ पे राइस को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। अब राइस के बारे में आप चीज़ों को यहाँ से समझिए। हमने यहाँ पे राइस के जोग्राफिकल ग्रोइंग सीजन को हमने इस स्लाइड के द्वारा डिटेल में रखा है और यहाँ से अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में और स्कूल के इंटरनल टेस्ट में भी। राइस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड ग्रोन हियर वेयर द एवरेज टेम्परेचर 20 to 27 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की बात करें तो इसे 115 सेंटीमीटर रेनफॉल मिनिमम चाहिए और 175 से 300 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल का जो कंडीशन ये इसके लिए सबसे सूटेबल माना जाता है। चूँकि पैडी में के रूट में या पैडी के रूट में परमानेंट वाटर लॉगिंग चाहिए, हार्वेस्टिंग सीजन को अगर छोड़ दें तो इसके लिए एक ऐसा सॉइल चाहिए जो मॉइस्चर को लंबे समय तक रिटेन कर सके और वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन को वो क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके। तो इसके लिए पैडी इज ग्रोन इन वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स इम्परमेबल। इम्परमेबल मैंने क्या था कि जिससे वाटर इजीली फ्लो नहीं कर सकता। इम्परमेबल हैवी क्ले फर्टाइल रिवरीन एलुवियन सॉइल इज द बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्कस किया, खादर के बारे में बताया, बांगर के बारे में उसमें बताया। उसमें जो खादर सॉइल होता है, जो न्यू एलुवियल होता है, मोर फर्टाइल होता है, लो लैंड वाले एरिया में फ्रिक्वेंटली पाया जाता है, वो पैडी के ग्रोइंग सीजन के लिए या पैडी को ग्रो करने के लिए एक बेहतर आइडियलिस्टिक कंडीशन प्रोवाइड कराता है। पैडी इज ऑल्सो ग्रोन इन डेल्टाइक रीजन। डेल्टाइक रीजन की बात करें तो जो डेल्टा रीजन होता है, रिवर जब समुद्र में या कहीं पे भी झील वगैरह में गिरती है तो जो एक ट्रायंगुलर डेपोजिशनल शेप बनाती है, हम उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो जितने भी मेजर डेल्टा हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी, इन सभी के डेल्टाइक रीजन में, अभी करेंगे थोड़ी देर में मैप वर्क में, इन सभी के डेल्टाइक रीजन में पैडी की खेती की जाती है और यहाँ पे हाई फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह का भी यूज ज़्यादा किया जाता है। अनलाइक अदर क्रॉप्स, अगर सरफेस की बात करें, पैडी
नीड्स अ लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्यों चाहिए? क्योंकि वाटर लॉगिंग होनी चाहिए, और वाटर लॉगिंग के लिए अगर स्लोपी सरफेस होगा तो वाटर वहां पे फ्लो कर जाएगा। तो जब तक फ्लैट सरफेस नहीं होगा तब तक वहां पे वाटर लॉगिंग कंडीशन नहीं बन पाएगा। एनेबल द फील्ड्स टू बी फ्लडेड एट लीस्ट ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड। अब लेबर की बात करें तो इसमें शोविंग की बात करें, हार्वेस्टिंग की बात करें, फर्टिलाइजर को छिड़कने की बात करें, ये सारा काम मोस्टली पैडी ग्रोइंग एरियाज में मैनुअली होता है, लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये हाई इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव आप बोल सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज है यहाँ पे। पैडी कल्टिवेशन इज एक्सट्रीमली लेबर इंटेंसिव, therefore requires more labor in comparison to other cereal crops. Labor is necessarily for preparing the field, weeding, sowing, transplanting, है ना, manuring, harvesting, threshing, winnowing and माइलिंग। लार्ज नंबर ऑफ चीप लेबर्स इज रिक्वायर्ड। इसीलिए बच्चे जो पैडी के जितने भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के दिखे, अगर हम लोग बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, आंध्र प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, ये एक ऐसे स्टेट से जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में इंडिया का पॉपुलेशन पाया जाता है, और इंडिया के पॉपुलेशन के साथ ही साथ वहाँ पे पैडी ग्रोइंग कंडीशन के लिए मैनुअल लेबर भी वहाँ पे इजीली चीपली अवेलेबल देख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा पैडी प्रोड्यूसर है, तो ये भी सच है कि चाइना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। इंडिया सेकंड में है पैडी प्रोडक्शन के मामले में आफ्टर चाइना, तो इंडिया पॉपुलेशन के मामले में भी चाइना के बाद सेकंड रैंक पे आता है। तो हमने इस स्लाइड में हमने पैडी के ज्योग्राफिकल ग्रोइंग सीजन के बारे में इन डिटेल यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे अगर आगे के स्लाइड में देखें तो अब देखिए यहाँ पे पैडी के एरियाज के बारे में बताया जा रहा है। पैडी इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये क्या बताया जा रहा है कि यूपी, ओडिशा, असम, बिहार, ईस्टर्न यूपी, छत्तीसगढ़, इन सब एरिया में जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है पैडी की खेती की जाती है, लेकिन जहाँ पे लेस रेनफॉल है, स्कैंटी रेनफॉल है, लाइक पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, तो वहाँ पे इरिगेशन के द्वारा भी वहाँ पे पैडी की खेती की जाती है। अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर आप इस मैप वर्क में इसे देखें तो देखिए बच्चे, इस मैप वर्क में आप ध्यान से देखिए नीचे इंडेक्स साइड में इस जगह पे, यहाँ पे आपको दो कलर दिख रहा है, एक आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, एक आपको लाइट सा ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे। तो डार्क ग्रीन जो एरिया है वो मेजर एरिया को दिखा रहा है, और जो लाइट ग्रीन है वो माइनर एरिया को दिखा रहा है। तो डार्क ग्रीन में अगर हम लोग देखें, अगर नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो ये पूरा का पूरा आप देखिए यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र वैली है, ये पैडी ग्रोइंग एरियाज है। आप जहाँ पे बैठे हुए हैं नॉर्थ बंगाल की बात करें, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, तो बंगाल का जो पूरा एरिया है आप देखिए बच्चे, ये मेजर पैडी ग्रोइंग एरियाज है। बिहार को आप देख सकते हैं, ईस्टर्न यूपी को देखिए, ये पूरा मेजर एरिया है। झारखंड के बहुत सारे भाग आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा वाले भाग को आप देखिए यहाँ पे, ये पूरा डेल्टाइक एरिया, अगर आप इस एरिया को देखें शुरू करते हुए, ये पूरा का पूरा डेल्टाइक एरिया जो ईस्ट कोस्टल एरिया है, ये आपका मेजर पैडी ग्रोइंग एरिया है। और इसी में अगर नॉर्थ से शुरू करते हुए साउथ तक आए तो यहाँ पे हमें गंगा का डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी डेल्टाइक एरिया में पैडी का मेजर एरिया दिखता है। वेस्टर्न कोस्ट में देखें तो केरला के अलोंग यहाँ पे मालाबार कोस्ट में देख सकते हैं आप। गोवा में देखें तो गोवा का जो कोंकण कोस्ट है, ये मेजर पैडी ग्रोइंग एरिया। साउथ में भी बहुत बड़े मात्रा में पैडी को ग्रो किया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसका जो प्रोसेसिंग, जो फूड डाइट पैटर्न है वो इडली के फॉर्म में या फिर उत्पम के फॉर्म में, बड़ा के फॉर्म में, अदर फॉर्म में दिखता है। लेकिन अगर माइनर एरियाज़ की बात करें तो माइनर एरियाज़ में आप पंजाब, आप हरियाणा, आप वेस्टर्न यूपी, आप सेंट्रल एमपी, आप देख सकते हैं
इधर आंध्र प्रदेश देख सकते हैं, तेलंगाना के एरिया देख सकते हैं, आप इंटरनल महाराष्ट्र के एरिया देख सकते हैं। तो ये इसके माइनर एरियाज है। मेजर एरियाज की बात करें तो ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, असम वैली, ईस्ट कोस्टल प्लेन, स्पेशली डेल्टाइक एरियाज में ये बड़े मात्रा में हमें देखा जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में पैडी के 3 वेराइटीज़ के बारे में डिस्कस किया। मैं जस्ट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम इसे डिस्कस इन डिटेल कर चुके हैं। ओस, अमन और बोरो। ओस जो होता है वो ऑटम में होता है, अमन जो होता है वो खरीफ में होता है, और बोरो जो होता है वो समर में होता है। तो ओस, अमन, बोरो, ये 3 की बात करें, ये तीनों चावल की डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। चलिए, राइस में इतनी ही बातें। अब नेक्स्ट वन इज वीट या गेहूं। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि पैडी के बाद इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेल का नाम बताइए, या सबसे बड़े मात्रा में या सबसे बड़े एरिया में प्रोड्यूस किए जाने वाले सेरेल्स का नाम, आंसर इज वीट। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेल क्रॉप, द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, दिस रबी क्रॉप, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, वीट की बात करें ये रबी क्रॉप में आता है। रबी क्रॉप रिक्वायर्स कूल ग्रोइंग सीजन। अगर हम पैडी की बात करें तो उससे वार्म वेट ग्रोइंग कंडीशन चाहिए, इसे कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, एंड अ ब्राइट सनशाइन, धूप चाहिए खिली हुई, एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। समान मात्रा में ग्रोइंग सीजन में इसको वो चाहिए। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग एरियाज। अब देखिए 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग एरियाज दिख रहा है इंडिया के नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। द फर्स्ट वन इज गंगा सतलज प्लेन। गंगा सतलज प्लेन, ये गंगा सतलज जो दोआब है वहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में हमें वीट की खेती होते हुए दिखती है इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन प्लेटू। तो 2 रीजन कौन सा है, एक नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हो गया गंगा सतलज का प्लेन, और दूसरा जो सेंट्रल इंडिया में जो मालवा प्लेटू का एरिया है, जो डेक्कन प्लेटू का एरिया है, वहाँ पे भी बहुत बड़े मात्रा में हमें वीट का कल्टीवेशन होता हुआ दिखता है। अगर इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। लेकिन अगर यहाँ पे बच्चे एक सवाल आता है कि वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो वीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर याद रखिएगा यूपी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी स्पेशली वेस्टर्न यूपी में, लेकिन अगर ओवरऑल स्टेट पूछ लिया जाए तो वहाँ पे यूपी वीट के मामले में प्रोडक्शन के मामले से आप देख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। अगर हम वीट के ग्रोइंग कंडीशन को देखें या जोग्राफिकल कंडीशन को देखें कि किस किस प्रकार के जोग्राफिकल कंडीशन में या कौन सा जोग्राफिकल कंडीशन वीट को ऑप्टिमली ग्रो करने के लिए चाहिए, तो टेम्परेचर देखें तो इसे ऑलमोस्ट 15 to 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर इसके लिए हार्मफुल होता है, पहले ही बता दिया कि इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो 50 to 75 सेंटीमीटर और कहीं कहीं 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल इसके लिए आइडियल माना जाता है। इन द प्राइमरी स्टेज कोल्ड मॉइस्चर रिच क्लाइमेट एंड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग ब्राइट हॉट क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड। रिपनिंग के समय, हार्वेस्टिंग के समय इसे ब्राइट सनशाइन चाहिए यहाँ पे, है ना। एंड द लास्ट वन इज सॉइल। सॉइल देखें तो फर्टाइल एलुवियल सॉइल और मिक्स्ड सॉइल। फर्टाइल एलुवियल सॉइल और मिक्स्ड सॉइल इज आइडियल फॉर वीट कल्टीवेशन। प्लेन लैंड एरिया और जेंटल स्लोप इज आइडियल फॉर वीट कल्टीवेशन। हमने एलुवियल में 2 कैटेगरी किया था, खादर और बांगर, जिसमें खादर न्यू एलुवियल की कैटेगरी पैडी के लिए ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन अगर बांगर की बात करें तो वो वीट के लिए ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। अगर हम वीट ग्रोइंग एरियाज को देखें बच्चे, देखिए इसमें भी आपको डार्क कलर से वीट का मेजर एरिया दिख रहा है और थोड़े लाइट कलर से वीट का माइनर एरिया दिख रहा है। अगर मेजर एरिया में 2 मेजर एरिया है, एक एरिया अगर नॉर्थ को देखें तो ये वाला पूरा एरिया गंगा सतलज का एरिया है, और इसके साउथ के एरिया को अगर देखें, ये वाला भी गंगा, इसके साउथ के एरिया अगर इस एरिया को देखें तो ये मालवा प्लेटू या डेक्कन प्लेटू के एरिया में जनरली आता है। अगर गंगा सतलज के एरिया में देखें तो जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आप देख रहे हैं, उत्तराखंड
इसके साथ ही वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी का बहुत बड़ा भाग यहाँ पे कवर हो रहा है। अगर मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा प्लेटू के एरिया में देख सकते हैं, आप बुंदेलखंड के एरिया में देख सकते हैं, आप सेंट्रल एमपी के एरिया में भी एक बहुत बड़े मात्रा में आप वीट ग्रोइंग मेजर एरियाज को आप देख सकते हैं। लेकिन अगर माइनर एरियाज की बात करें तो गुजरात देख सकते हैं, राजस्थान के थोड़े से साउथ ईस्टर्न भाग को देख सकते हैं, बिहार का नॉर्दर्न भाग, यूपी का ईस्टर्न भाग और महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न वाले भाग जो है ये वीट के माइनर एरियाज दिखाते हैं। तो इन सभी को आपको पढ़ने के साथ साथ मैप वर्क भी साथ साथ करते हुए चलना है बच्चे, क्योंकि यहाँ से मैप में अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके 6 नंबर के मैपिंग में जो 4 नंबर ज्योग्राफी का सेगमेंट आना है वहाँ से वो पूछे जाते हैं यहाँ पे। चलिए वीट में इतनी ही बातें। अब वीट के बाद नेक्स्ट है मिलेट्स या मोटे अनाज के बारे में। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा and ragi are the important millets grown in India. Now these are known as कोर्स ग्रेन, जो कि मैंने तो डिस्कशन पे शुरुआत में ही बताया वीडियो में कि कोर्स ग्रेन का मतलब क्या रहा है कि ग्रेन का मतलब होता है ये जो सेरेल्स का मतलब ही होता है जो स्मॉल सीड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आप मक्के के सीड को देखें तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, लेकिन आप पैडी और वीट के सीड को देखें तो वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो कोर्स का मतलब ही क्या होता है, जिसे चबाने में हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसमें रफेज ज़्यादा होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जिसमें जनरली होते हैं, और जो एक्सट्रीमली इधर कोल्ड इधर हॉट कंडीशन में ग्रो कर सकता है, जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत, ज़्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी जिसे नहीं चाहिए, एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन में भी जिसका कल्टीवेशन किया जा सकता है, हम जनरली उसे क्या कहते हैं, कोर्स ग्रेन या मिलेट्स कहते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अब देखिए फूड क्रॉप में सबसे लार्जेस्ट में अगर देखें तो कौन है, पैडी है, सेकंड पे कौन है, वीट है, और थर्ड पे कौन है, यहाँ पे ज्वार है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बच्चे कि सबसे पहले पैडी है, देन वीट, देन ज्वार। इट इज अ रेन फेड क्रॉप, इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन। रेन फेड का मतलब क्या होता है, जहां पे बारिश अवेलेबल है, जहां पे वाटर की एक नेचुरल अवेलेबिलिटी है और वहां पे हमें इरीगेशन को मैनेज करने की या इरीगेशन की जरूरत जहां पे हमें नहीं है, इसलिए ज़्यादातर बारिश वाले एरिया में हमें ज्वार की खेती होते हुए विदाउट इरीगेशन दिखती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इन स्टेट्स के नाम को आपको ध्यान रखना है जहन में, महाराष्ट्र लार्जेस्ट है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मिलेट्स में अगली कैटेगरी है बाजरा। आप इस इमेज में बच्चे फिगर 4.6 में आप बाजरा को देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये सभी बाजरा के बारे में बताया जा रहा है। बाजरा ग्रोन्स वेल ऑन सैंडी सॉइल। सैंडी का मतलब क्या होता है, जिसमें पोरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है, जो राजस्थान की एरिड वगैरह एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है, या जहाँ पे ड्राई कंडीशन ज़्यादा प्रिवेल होता है वहाँ पे सैंडी सॉइल जनरली ज़्यादा पाया जाता है। एंड शैलो ब्लैक सॉइल और हल्की काली मिट्टी में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक राजस्थान। अब देखिए बच्चे इन सब एरिया को अब देखिए, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उसका बहुत बड़ा एरिया है ना, स्कैंटी रेनफॉल के अंदर आता है, या जहाँ पे बारिश की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है, और वहीं पे हमें मिलेट्स की ज़्यादा खेती होते हुए दिख रही है, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में। तो राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि रागी ड्राई रीजन में किया जा रहा है, इरिगेशन के साथ किया जा रहा है, और अलग अलग प्रकार की मिट्टी में लाइक रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल में भी इसकी कल्टीवेशन की जा सकती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कर्नाटका, बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर याद रखिएगा कर्नाटका किसका, रागी का, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब एरिया को
आपको अपने कॉपी में इस वीडियो को देखते हुए लिस्टिंग करना है और 1 2 3 रैंक में याद रखना है। आपको सारे नहीं करना है, आपको बस ये जरूर याद रखना चाहिए कि रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, वीट का लार्जेस्ट कौन है, पैडी का लार्जेस्ट कौन है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मिलेट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे हम लोग भुट्टा भी कहते हैं, हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा इसे खाते हैं, है ना, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है मिलेट्स में वो है मेज, जिसे हम लोग कहते हैं मक्का। मेज एक खरीफ क्रॉप है, हमने पहले वीडियो में बताया था। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, जिसे खाने के लिए और जानवरों को खिलाने के लिए एज अ चारा, एज अ फॉडर भी क्या करते हैं, यूज़ करते थे। यहाँ पे सवाल बनता है कि एक ऐसे क्रॉप का नाम बताइए जो मिलेट्स की कैटेगरी में आता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स ग्रेन है, पैडी, उसके बाद वीट, ज्वार, बाजरा के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है सेरेल्स में, तो आंसर क्या होगा, मेज, और जिसे फूड के साथ साथ फॉडर के लिए भी क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। तो बांगर मिट्टी में ये ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन। अब देखिए यही सवाल एक्सेप्शन जो बन रहा है यहाँ पे ये पूछ लेगा कि एक ऐसे स्टेट का नाम बताइए जहाँ पे खरीफ को, जहाँ पे सॉरी नॉट खरीफ, जहाँ पे मेज को हम रबी सीजन में बोते हैं या ठंड में बोते हैं। आंसर क्या है, बिहार। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize। अब देखिए फर्टिलाइजर का हालांकि ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाहिए, मैन्योर ज़्यादा बेहतर होता है। मैन्योर का यूज़ करके, हाई यील्डिंग ग्रोइंग वैरायटी सीड का यूज़ करके, आर्टिफिशियल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एज एन इरिगेशन का यूज़ करके हम मेज के प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी हम दोनों को बढ़ा सकते हैं। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये मेजर मेजर मेज ग्रोइंग एरियाज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब मेज के जोग्राफिकल कंडीशन को आप यहाँ से दोबारा, हमने अलग स्लाइड में उसके जोग्राफिकल कंडीशंस को यहाँ पे ब्रीफिंग की हुई है, आप उसे देखिए। मेज इज ग्रोन इन टेम्परेचर्स बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रॉस्ट जो होता है, इसके लिए बहुत ही डेंजर चीज़ है जिसे पाला कहते हैं। तो इसे 140 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 140 दिन श्योर करना है कि जहाँ पे मेज की फसलें लगी हुई है वहाँ पे पाला का अटैक ना हो, अदरवाइज ये मेज की फसलों को नुकसान पहुँचा सकता है। द सेकेंड, द क्रॉप इज़ वेरी सस्पेक्टेबल टू फ्रॉस्ट, जो मैंने बताया। चलिए, इसीलिए हाई लैटिट्यूड्स में या जो कोल्डर रीजन्स हैं वहाँ पे मेज की खेती ज़्यादातर नहीं की जाती है या कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ वहाँ पे की जाती है। इट ग्रोज मोस्टली इन रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल बिटवीन 60 सेंटीमीटर to 110 centimeter, but it also grown in areas having rainfall about 40 सेंटीमीटर। जहाँ पे कम बारिश है वहाँ पे इरिगेशन के द्वारा कर सकते हैं, अदरवाइज इसके लिए जो आइडियलिस्टिक रेनफॉल का जो कंडीशन है वो 60 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। द बेस्ट सुटेबल सॉइल फॉर मेज इज डीप रिच सॉइल ऑफ द सबट्रॉपिक्स वेयर देयर इज एबंडेंट नाइट्रोजन, ओल्ड एलोवियल सॉइल। जो मैंने अभी बताया कि ओल्ड एलोवियल सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, जहाँ पे हम इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं। डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए अब यहां व्हीट के एरिया को भी हमने कर लिया। नेक्स्ट वन इज पल्सेस या दाल के बारे में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो पहला सवाल यहां पे बन गया कि दाल का वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर कौन है, इंडिया है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ द फॉलोइंग पल्सेस आर ग्रोन इन खरीफ एंड रबी क्रॉप। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाकर चेक करें। पल्सेस नीड्स लेस मॉइस्चर, ड्राई कंडीशन में भी ये उग जाएगा।
एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। बीइंग लेग्यूमिनस, आपको पता है बच्चे कि मिट्टी के 3 मेजर पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटास एंड फास्फोरस, जिसमें नाइट्रोजन नेचुरली मिट्टी में मोस्ट ऑफ द सॉइल्स में नहीं पाया जाता है, और वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के नॉट्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जो दलहनी फसलों के गांठ या नोट में पाए जाते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट इन द सॉइल वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। आगे देखेंगे बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन सबसे बड़ा गैसियस कॉन्ट्रीब्यूएंट है, ऑलमोस्ट 78%। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। कहा जाता है कि कभी भी 2 प्रकार के खाद्यान्न फसलों की खेती रेगुलर मत करिए, कंटिन्यूटी में मत करिए। 2 खाद्यान्न फसलों के बीच में एक दलहन फसल या पल्सेस को कल्टीवेट करना चाहिए, क्योंकि वो मिट्टी के न्यूट्रिशन को बैलेंस करता है और एक ही प्रकार के न्यूट्रिशनल चीज़ों को इनटेक करने से रोकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि वीट और पैडी के बीच में अगर संभव हो तो एक लेग्यूमिनस प्लांट को जरूर लगाना चाहिए। वो मिट्टी में नाइट्रोजन को बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट क्या करता है, फिक्स करता है। अब अगर पल्सेस के मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करें, मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। डिस्कशन में आगे है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अदर देन ग्रेन्स का मतलब क्या होता है, जिसे खाने में यूज नहीं करते हैं, कैश क्रॉप के लिए यूज कर सकते हैं, चीनी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, गुड़ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, गन्ना। उसे ही क्या कहते हैं, आख। उसे क्या कहते हैं, शुगर केन। तो शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप भी बोल सकते हैं आप, प्लांटेशन क्रॉप भी बोल सकते हैं, और ग्रेन्स अदर देन फूड क्रॉप्स भी आप कह सकते हो। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल का मतलब क्या है कि जो 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के एरिया में और बियॉन्ड 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के एरिया में भी ग्रो या कल्टीवेट किया जा सकता है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्मी चाहिए एंड अबंडेंट रेनफॉल भी चाहिए। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसे इस ग्रोइंग जोग्राफिकल चार्ट से बच्चे और अच्छे से समझिए यहाँ पे कि शुगर केन के लिए कंडीशन क्या चाहिए। शुगर केन बीइंग अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल प्लांट, हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस और कई जगह 20 to 30 डिग्री सेल्सियस भी लिखते हैं। ब्राइट सनशाइन आफ्टर द रेनफॉल इंक्रीजेज द जूस कंटेंट इन शुगर केन। बारिश के बाद अगर ब्राइट सनशाइन मिलता है तो वहां पे जूस का कंटेंट क्या होता है, बढ़ता है शुगर केन में। द एवरेज एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर आइडियलिस्टिक है। जहां पे इतनी बारिश नहीं होती वहां पे इरिगेशन के द्वारा हम इसे अच्छे तरीके से कल्टीवेट कर सकते हैं। कूल वेदर इज गुड एट द टाइम ऑफ रिपनिंग। ग्रोइंग के समय हॉट ह्यूमिड वेदर चाहिए, लेकिन रिपनिंग के समय इसे कूल वेदर चाहिए। शुगर केन कैन ग्रो एट अ वेराइटी ऑफ सॉइल दैट कैन रिटेन मॉइस्चर, जो मॉइस्चर को लंबे समय तक रिटेन कर सकता है, बट डीप वेल ड्रेन, जिसमें अच्छे तरीके से फ्लो हो वाटर की। रिच लोमी सॉइल इज आइडियल फॉर इट्स ग्रोथ। शुगर कैन एग्जॉस्ट द सॉइल्स फर्टिलिटी, ये सॉइल के फर्टिलिटी को या न्यूट्रिशन को बहुत बड़े मात्रा में इनटेक करता है, एग्जॉस्ट करता है। सो कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर इज एसेंशियल। चूंकि ये भी लेबर इंटेंसिव है तो यहाँ पे भी चीप लेबर की अवेलेबिलिटी एक नेसेसरी कंडीशन है। चीप एंड एडिक्वेट ट्रांसपोर्ट शुगर केन ग्रोइंग एरिया से फैक्ट्री तक उसे भेजने के लिए, इससे शुगर बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए और भी अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग या अदर चीज़ों के लिए यहाँ पे चीप लेबर के साथ साथ बेहतर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ का वेल डेवलप्ड होना जरूरी है। नीडेड एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, सो ट्रांसपोर्ट द कट कैम इमीडिएटली टू शुगर मिल्स। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम
सोविंग टू हार्वेस्टिंग, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राजील। तो वर्ल्ड में शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील है, सेकंड में इंडिया है। इसे आप नए डेटा से अपडेट भी कर सकते हैं बच्चे। अभी ब्राजील लेटेस्ट में है या नहीं है ये आपको देखना है। इस बुक के अकॉर्डिंग बेशक ब्राजील नंबर 1 पे, इंडिया सेकंड पे है, लेकिन लेटेस्ट डेटा जो दिया गया है नेट में आप वहाँ से चेक करें और लेटेस्ट डेटा को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़ या जैगरी, खांडसारी एंड मोलासेस। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, यूपी सबसे लार्जेस्ट है, सेकंड पे महाराष्ट्र। यही स्टेट्स आगे पीछे होता रहता है, तो यूपी और महाराष्ट्र ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, ये इंपॉर्टेंट शुगर केन ग्रोइंग एरियाज हैं। अब है तिलहन या ऑयल सीड्स। तिलहन भी हमारे फूड पैटर्न में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन फूड पैटर्न को और लजीज तरीके से बना के खाने में तिलहन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है या होता है। मस्टर्ड की बात करें, कोकोनट की बात करें, ग्राउंडनट की बात करें, दे ऑल आर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स। In 2015, India was the second largest producer of groundnut, मूंगफली जिसे कहते हैं, आफ्टर चाइना। तो मूंगफली का तेल अगर आप देखें बच्चे तो महाराष्ट्र का एरिया, गुजरात का एरिया, ये ग्राउंडनट का यूज़ ज़्यादा करते हैं। साउथ इंडिया में जाएं तो वहाँ पे कोकोनट का यूज़ ज़्यादा है। अगर आप सेंट्रल इंडिया की बात करें, नॉर्थ की बात करें, ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, तो वहाँ पे मस्टर्ड या सरसों के तेल का यूज़ ज़्यादा किया है। तो इंडिया के अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, लोगों के टेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग ऑयल का यूज़ होता हुआ दिखता है। नॉर्थ में सरसों का ज़्यादा है, ईस्ट में सरसों के तेल का यूज़ ज़्यादा है, वेस्टर्न पार्ट में ग्राउंडनट का यूज़ ज़्यादा दिखता है और सदर्न पार्ट में कोकोनट ऑयल का यूज़ हमें ज़्यादा होता हुआ दिखता है। इन रेपसीड production, India was third largest producer in the world after Canada and China in 2015. Different oilseeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area in the country. Main oilseed produced in India are groundnut, mustard, coconut and sesame, जिसको बोलते हैं तिल। सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपी वगैरह के एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, जिसे खाने में यूज करते हैं, एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप, हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ग्राउंडनट इंडिया के ऑयल सीड में सबसे पहला स्थान रखता है और 50% एरिया टोटल ऑयल सीड का ग्राउंडनट कवर करता है। और जी से ग्राउंडनट, जी से गुजरात याद रखिएगा, इसका सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय राजस्थान, तमिलनाडु। तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। जीआरटी का कोड याद रखेंगे। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप, ये देखिए सरसों के बारे में बताया था, व्हीट के बारे में बताया था, ग्राम के बारे में बताया, दे ऑल आर रबी क्रॉप। लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप। सिसमम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिसमम और तिल इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ इंडिया एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया में रबी क्रॉप, क्योंकि साउथ इंडिया 0 डिग्री के ज़्यादा नज़दीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, तो वहाँ पे वार्म कंडीशन ज़्यादा प्रिवेल होता है, इसलिए वहाँ पे रबी सीजन में भी वार्म कंडीशन होने के कारण हम वहाँ पे उसकी खेती कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि सिसमम और तिल की बात करें वो नॉर्थ इंडिया में खरीफ है और साउथ इंडिया में रबी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ। तो देखिए यहां पे आ जाएगा कि कुछ ऐसे ऑयल सीड का नाम बताइए जिसे खरीफ और रबी दोनों फॉर्म में यूज करते हैं, दोनों सीजन में जिसका कल्टीवेशन होता है। तो वन इज सिसमम, खरीफ कहां पे है, नॉर्थ में, रबी कहां पे है, साउथ में। अनदर वन इज कैस्टर सीड एज अ खरीफ एंड रबी। तो मेजर क्रॉप्स में इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। हम अगले वीडियो में टी, कॉफी, रबर के बारे में और कुछ अलग क्रॉप्स के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन से आई होप मेजर क्रॉप्स के बारे में, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, प्रोड्यूसिंग एरियाज के बारे में आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग समझ बन पाई होगी। सो थैंक यू सो मच ऑल।